नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज पढ़ेंगे बल। साथियों, जब हम बल के बारे में बात करते हैं तो बल टॉपिक गति से जुड़ा हुआ है। जब हम गति की बात करते हैं तो हमें गैलीलियो के कहे कुछ शब्द याद आते हैं। गैलीलियो ने कहा था कि जब कोई वस्तु गतिक अवस्था में हो तो वह गतिशील रहना चाहती है, यदि वह स्थिर अवस्था में हो तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। ये गैलीलियो ने कहा था। गैलीलियो के कुछ समय पश्चात न्यूटन आए। क्या हुआ कि न्यूटन जब कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे तो जब वो लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे तो खेल खेल में वो बाहर आए तो उन्हें एक बॉल दी गई और उन्हें वो बॉल आकाश की ओर ऐसे फेंकी तो कुछ समय पश्चात वो बॉल जमीन में गिर गई। तो उन्होंने सोचा कि गैलीलियो ने तो ये कहा था कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है और स्थिर अवस्था में हो तो स्थिर रहना चाहती है, लेकिन फिर गिर कैसे गई। हाँ, तो उन्होंने कहा स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने के लिए कोई ना कोई कारक तो कार्य करता है, तब तो स्थिर वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। और कोई वस्तु गतिशील है और उसे रोकना है तब भी कोई कार्य करता है। न्यूटन ने इस कारक को बल नाम दिया और उसे इस प्रकार से परिभाषित किया कि यदि कोई वस्तु या पिंड और उन्होंने इस बाह्य कारक को इस प्रकार से परिभाषित किया कि वह बाह्य कारक, ध्यान देना, वह बाह्य कारक कौन सा? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, साथियों, बल कहलाता है, यानी फोर्स कहलाता है। जैसे एक कोई वस्तु है, हमने इस पर यहाँ बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। यहाँ बल लगाया तो इसने गति किया, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था है। बल लगाने से यहाँ पहुँच गई, यानी इसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उन्होंने यही कहा कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। साथियों, बल एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ नाम आया है तो हम इसे इतना जान लेते हैं कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जिन्हें दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। साथियों, जैसे हमने इस वस्तु पर इस दिशा में बल लगाया तो इसने गति की और अब अपनी अवस्था में परिवर्तन किया और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ये तो हो गई इसकी क्या दिशा, यानी किस दिशा में गति किया। तो एक दिशा हुई, इसका परिमाण क्या है? परिमाण इसका ये है कि इस वस्तु की अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो इन दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, साथियों, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। बल भी एक सदिश राशि है। कैसी है बल? एक सदिश राशि है।
इसका मात्रक न्यूटन है। क्या है? मात्रक। इसका मात्रक न्यूटन है। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से और भी बल जो पूछे जाते हैं बार बार, जैसे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बल आघूर्ण, घर्षण बल की प्रकार, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। साथियों, हेडिंग डालिए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। साथियों, अभिकेंद्रीय बल जब हम नाम लेते हैं तो साथियों अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ये तो हमने सिंपल भाषा में सुना कि केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल ही अभिकेंद्रीय बल है, लेकिन हम इसे और अच्छे से कैसे परिभाषित करें? साथियों, कोई वस्तु या पिंड, ध्यान से सुनना, कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है या वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, तो साथियों उस पिंड पर केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। देखना, जैसे कोई वस्तु इस वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, इस वस्तु पर केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। यदि इस वस्तु का वेग भी है, त्रिज्या r है और वस्तु का द्रव्यमान m है, तो वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? एक फार्मूला आता है, वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल mv² r। अगर हम अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, साथियों सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। साथियों, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से संभव है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वॉशिंग मशीन में कपड़ों का साफ करना अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। एक और आप सभी ने व्यवहार में देखा होगा, जब साइकिल या बाइक सवार व्यक्ति साइकिल या बाइक को मोड़ पर मोड़ता है तो वह थोड़ा सा केंद्र की ओर झुक जाता है, यानी मोड़ की ओर झुक जाता है। ये प्रभाव भी अभिकेंद्रीय बल से संबंधित है। आप लोगों ने शायद ये भी छोटे में देखा होगा, किया भी होगा कि एक रस्सी में पत्थर बांध के यूँ घुमाया तो उसमें केंद्र की ओर एक तनाव बल कार्य करता है। साथियों, वो तनाव बल भी एक अभिकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल क्या है? सेम इसके विपरीत अपकेंद्रीय बल है। हेडिंग डालिए अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या? अपकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साथियों, अब केंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, ध्यान रखना, इन अभिकेंद्री बल के ठीक विपरीत अभिकेंद्री बल कार्य करता है, सॉरी अपकेंद्री बल कार्य करता है। जैसे अभिकेंद्री बल में अपन ने पढ़ा था कि केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल अभिकेंद्री बल है। अपकेंद्री बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला बल अपकेंद्रीय बल है। अगर हम इसे ढंग से परिभाषित करें तो यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है या चक्कर लगा रही है तो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। देखना, जैसे कोई वस्तु है एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, साथियों वो बल कहाँ कार्य कर रहा था? अंदर की ओर कार्य कर रहा था, और एक कहाँ कार्य कर रहा है? बाहर की ओर कार्य कर रहा है। केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना, ध्यान रखना, वॉशिंग मशीन में कपड़ों का धोना, साफ करना अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है, और वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सुखाना अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। दूध से मक्खन बनाना अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। तो ये हमने पढ़ा अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और बल। बलाघूर्ण, एक क्वेश्चन हो, बलाघूर्ण क्या है? तो हेडिंग डालिए बलाघूर्ण। क्या? बल बलाघूर्ण यानी घूमन करना, घूमना। साथियों, जब कोई पिंड या वह बल, वह बाह्य कारक जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है बलाघूर्ण कहलाता है। वह बाह्य कारक जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। फिर से सुनिए साथियों, सिंपल भाषा में सुनिए, वह बाह्य कारक जो किसी पिंड या वस्तु में घूर्णन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। साथियों, बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उस वस्तु का अक्ष कहा जाता है। ध्यान रखना, बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उस वस्तु का अक्ष कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें साथियों, पेंचकस के द्वारा पेंच का घुमाना, पेंचकस के द्वारा पेंच का घुमाना बल आघूर्ण का उदाहरण है। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से व्यक्त करते हैं। साथियों, अगर वस्तु का द्रव्यमान m है, क्या है? m है, और वस्तु उसके अक्ष की लंबाई, वस्तु के अक्ष की लंबाई l है, तब बल आघूर्ण, ये फार्मूला होता है बल आघूर्ण। एग्जाम में पूछ दिया जाता है, लिख दिया जाएगा बल आघूर्ण परिभाषित कीजिए, इसमें जो कौन सा है, तो ये बल आघूर्ण है। अब एक बल का और नाम सुना होगा आप लोगों ने, घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। साथियों, घर्षण बल क्या है? सोचिए, जब कोई वस्तु किसी सतह पर
चलती है, फिसलती है, लुढ़कती है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये सतह है, ये इस पर चलती है, फिसलती है और लुढ़कती है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलती है, फिसलती है, लुढ़कती है, तो उसकी इस गति का विरोध करने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। अर्थात वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। साथियों, घर्षण बल दो प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, और जो दूसरा होता है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल। अगर हम स्थैतिक घर्षण बल की बात करें तो उसे यूँ समझिए, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे कोई सतह है, इस पर वस्तु स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रही है। कोई वस्तु या पिंड स्थिर किसी सतह पर स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है, तब इस वस्तु और पिंड के मध्य लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये सतह है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, गति नहीं कर रही है, रखी है, इस पर कोई बल तो काम कर रहा है, तब तो स्थिर है ना। तो इस अवस्था में लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। स्थैतिक घर्षण बल तो देख लिया, सीमांत घर्षण बल क्या है? कौन सा? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल। साथियों, सीमांत घर्षण बल वह बल कहलाता है, इस सीमांत घर्षण बल का मान, अधिकतम मान, वह मान कहलाता है जो वस्तु की स्थिति में गति उत्पन्न कर दे, यानी स्थिर वस्तु को गतिमान बना दे, यानी वस्तु का वह बल का वह अधिकतम मान जो एक निश्चित मान के बाद, निश्चित बल के बाद वस्तु में गति उत्पन्न कर दे, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी बल का वह मान जो वस्तु की स्थिति में गति उत्पन्न कर दे, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। साथियों, सीमांत घर्षण बल का अधिकतम मान ही स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल के नाम से ही स्पष्ट होता है कि कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही है और उस गति का विरोध करने वाला बल ही गतिक घर्षण बल कहलाता है। हम सिंपल भाषा में और समझिए कि गतिमान वस्तु का विरोध करने वाला बल ही गतिक घर्षण बल कहलाता है। साथियों, यह दो प्रकार का होता है गतिक घर्षण बल। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सर्पीय घर्षण बल, सर्पीय घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक
घर्षण बल, सर्पीय घर्षण बल, लूटनिक घर्षण बल। सर्पीय घर्षण बल से स्पष्ट होता है कि कोई वस्तु है किसी सतह पर सरकती है या फिसलती है, सरकती है या फिसलती है, इस अवस्था में उस वस्तु का विरोध करने वाला बल ही सर्पीय घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण से इस सतह पर एक कोई वस्तु फिसल रही है और इसकी गति का विरोध करने वाला बल ही सर्पीय घर्षण बल कहलाता है। लूटनिक घर्षण बल इसी प्रकार उसके नाम से स्पष्ट होता है कि कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, वस्तु की इस गति का विरोध करने वाला बल ही लूटनिक घर्षण बल कहलाता है। साथियों, लूटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम, नोट लिखे ना, लूटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। परीक्षा एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि लूटनिक घर्षण बल का मान सर्पीय व स्थैतिक घर्षण बल से अधिक होता है या कम होता है। साथियों फिर से सुनिए, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है और लूटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ये हमने बल पढ़ लिया। हम अब अगले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम।